No. The center of curvature is not a part of mirror. It is outside the reflecting surface. तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके अलग होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका पार्ट तो नहीं है ना, क्योंकि वो अलग है। जैसे ये आपके पास एक मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ है। इट डज नॉट लाइक, उसी में तो नहीं है कि पोल है सर, उसमें से पोल होता है ना, उसमें से पोल होता है। तो कह रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, मिरर में नहीं दिखाया जा सकता, फोकस भी नहीं होता। तो ये ए आपको सही लगता है कि गलत लगता है? सही। इट मतलब ये नॉट द पार्ट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या ये पार्ट ऑफ द स्फीयर है? क्या उसी Yes, sir. स्फीयर से तोड़ के बनाया गया है? Yes, sir. है बात कि नहीं? एंड दिस स्फीयर है सेंटर, और इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा। तो इसका क्या आंसर सही होगा? ए सही है, क्योंकि उसको जस्टिफाई कर रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उसका अपना जो सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चेक कर लो। नाउ इसका आंसर चेक कर लें। इट इज ए नाउ अ रे पासिंग, कुणाल आप ही नेक्स्ट बताओ। अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन is reflected back along the same path, यानी passing through the center of curvature। तो center of curvature से अगर कोई रे पास करे, अब जैसे हमारा ऐसा मिरर हो तो ये बात बने, अगर कमिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो ये सी है, बोलो ये सी है। अगर मैं इस पूरा मिरर पूरा करूं तो सी है, तो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या उसी रास्ते में लौट आएगी? यस सर। देखो अच्छा, the incident ray fall on the mirror along the normal to the reflecting surface. The incident rays fall on the mirror incident rays fall on the mirror along the normal to the reflecting surface is reverted back on the same path। ये आधा अधूरा सेंटेंस है, पूरी बात लिखी नहीं इसने कि जो नॉर्मल पर फॉल करके, ये नॉर्मल पे फॉल हो रहा है। यस सर। इट शुड रिवर्ट बैक। तो या तो मिसप्रिंट है या इसके आंसर देखने से पता चलेगा। अगर ये बी में से होके होगा। अच्छा करें, क्योंकि फिर सी होगा। अगर रीजन गलत है तो फिर असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, सब सी हो जाए। तो ए कह रहा है इसका मतलब है कि ये सेंटेंस अधूरा है। इज नॉट, जो फॉल करता है नॉर्मल, इट विल रिवर्ट बैक, रिट्रेसेस इट्स पाथ। तब इसका आंसर क्या लिखोगे? इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। समझ आई बात कि नहीं? रिट्रेसेस मतलब? रिट्रेसेस का मतलब जहां गया उसी पे लौट गया। क्या अपने ही पाथ को उसने वही किया? Yes. ट्रेसिंग कर दी, रिट्रेसेस। नेक्स्ट देखिए, लाइट डज नॉट ट्रेवल। कुणाल बताइए इसका ऑप्शन। इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट इंटर्स फ्रॉम वन। बताओ क्या आंसर है? सी, यानी ए सही और आर गलत बता रहे हो। ये तो थर्ड का आंसर देखते हैं। ये सी बता रहे हैं कि ए सही है, तो सी ये सही है कि सेम मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में क्या लाइट एक ही डायरेक्शन में चलती है कि बदल देती है अपना रास्ता, बदल देती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो ये सी करेक्ट है। नाउ अगले क्वेश्चन, अगले 3 क्वेश्चन श्रेयान आप बताइए। चौथे का आंसर बताओ। The emergent ray is parallel to the direction of incident ray। ये कह रहा है अगर emergent ray होगी तो जो incident ray है उसी के parallel जाएगी। पहले तो ये कह रहा है। अच्छा बी बता दे रहा हूँ। The extent of bending at the opposite parallel faces of the rectangular glass slab। देखो ये opposite parallel slab है क्या? बोलो। तो इसमें जो extent of bending है, मान लो ये कितना बेंड हुआ? कुछ तो बेंड हुआ ना? यस। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये कुछ एंगल पे बेंड हुआ, ऐसा इतना सर सी होगा। अब देखो, तो जितना यहाँ बेंड हुआ उतना ही क्या यहाँ पे खुलेगा? एक्सटेंट ऑफ बेंड। यहाँ पे क्या हुआ? दैट ये बेंड हुआ, जितना बेंड हुआ उतना ही खुल जाएगा क्या? एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, that is extent of bending of ray at opposite parallel face of the rectangle is equal and opposite। यानी पहले सरफेस पे उतने एंगल पर बेंड हुआ और दूसरे सरफेस पे उतने एंगल पे खुल जाएगा क्या? तो क्या आंसर सही होगा?
सर ए होगा। ए होना चाहिए। ए इज द करेक्ट। तो थर्ड का फोर्थ का आंसर क्या हुआ? ए। ओके, नाउ फिफ्थ का बताइए। सर डी। एक मिनट। सर डी होगा। ये बता। सर डी है, ए गलत है सर। अगर रेयर से डेंसर पे तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। यहाँ पे अवे, यहाँ पे अच्छा ऐसा कह रहा है डेंसर में जाएगी एंड बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्थ, तो ये गलत हो गया। अवे तो नहीं होता है। हाँ। सर अवे और टुवर्ड्स का एक और मतलब बता दीजिए। यानी मान लो कि जैसे ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन कि रे अगर डेंसर में जा रही है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ रही है कि अवे? टुवर्ड्स नो। बोलो, ये डेंसर है और ये कैसा है? टुवर्ड्स नो। रेयरर। तो अगर मान लीजिए डेंसर से रेयरर से डेंसर में जाए तो रे कैसे मुड़ जाएगी? ये देख लो, टुवर्ड्स। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये now you can see how it bends when it moves from rarer to denser medium. ये तो क्या ग्लास डेंसर मीडियम है? क्या इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? और ये मैं इस पे लाइट डाल रहा हूँ, तो आप हमें देख के बताइए कि ये अंदर मुड़ रही कि बाहर? सर अंदर। मेरे को तो देखिए अब देखो ये यानी ये अभी भी नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम ग्लास में पानी डालेंगे। ग्लास में जो पानी डालेंगे वो तो डेंसर मीडियम होगा और उसमें हल्का सा डेटॉल डालने तो क्या टिंडाल इफेक्ट आ जाएगा? यस सर। तो हम उसमें बता देंगे और इसमें हम आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दिखा देंगे। सर टिंडल इफेक्ट तो तब होता है ना छोटे से छेद से जब अभी मैं लाइट डेटॉल डाल देता हूँ ना, कोलाइड बना देता हूँ इसमें। साबुन या कुछ डाल दो, डेटॉल एक बूंद डाले बन जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं दिखेगी लाइट, लेकिन इसके डालने से तो दिख जाएगी ना लाइट। तो ऐसे कैसे दिखेगी? ऐसे सोल्यूशन टिंडाल इफेक्ट थोड़ी ना देता है। पानी में थोड़े बहुत आयंस मौजूद होंगे, उससे कुछ टिंडाल इफेक्ट नहीं आएगा। अभी अब बन गया। अभी नाउ दिस इज ये डिटॉल का सोल्यूशन हो गया। अब जरा देखें तो ये देख लीजिए कि ये किधर की ओर लाइट बेंड हो रही है। सर टुवर्ड्स नो। ये देखो, ये इसमें भी पता नहीं चलेगा जब तक कि हम इस पे इसके सहारे न लें, यानी बाहर से लें तो भी पता नहीं चलेगा। तो लाइट बंद करो। नहीं वो बैटरी डाउन। एक्चुअली इसमें आ नहीं रहा है। तो लाइट ही नहीं सर आई। इसकी बैटरी तो नहीं चली। बैटरी डाउन होगी, बैटरी डाउन होगी। इसी ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग हम आपको बता दे रहे हैं। यूट्यूब में आपको वीडियो भेजा गया है, यूट्यूब में देखा भी जा सकता हाँ है। सर आपने दिखाया है ना, इसी वीडियो को हमने भेजा भी है और एक्सप्लेन भी किया है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है हमारे वीडियो में। तो जब ये रेयरर से डेंसर जाती है तो जब अंदर जाएगी तो ये अंदर दब जाएगी, इधर से आएगी और इसमें दब जाएगी और फिर ये खुल जाएगी। बोलो समझ में आ गई बात? तो ये डेंसर में दब जाएगी और फिर जब डेंसर से फिर रेयरर गई तो क्या होगा? अवे फ्रॉम ये अवे फ्रॉम Normal. नॉर्मल हो जाएगी। नाउ तो फिर से देखो, अगर मान लो डेंसर से जा रही है ये, तो डेंसर से अगर रेयरर में जाए तो क्या होगा? ये दूर हट जाएगी। इस चीज को क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल कहते हैं? यस सर। और ये टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब अगले का आंसर आप बताओ। तो डी होगा। और द स्पीड ऑफ लाइट, अगर एसर्शन गलत है तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है। एसर्शन गलत है तो क्या आंसर हो सकता है? फिर रीजन पढ़ो ही मत। एसर्शन गलत है तो रीजन क्या पढ़ना है? फिर तो डी होगा। दोनों तो गलत कभी नहीं होते ना, ये ऑप्शन तो होता ही नहीं आपके में, तो इसका डी हो गया। लेट अस चेक। एक और बता दीजिए। सर इसका एक मिनट। सी होगा। सी, यानी आप कहना चाहते हो कि ए सही है और आर गलत है।
कि मिरर यूज्ड इन सच लाइट कॉन्केव स्फेरिकल होते हैं, द कॉन्केव स्फेरिकल मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। तो कॉन्केव में इमेज वर्चुअल तो नहीं होती है, कॉन्केव मिरर में तो कई बार कैसी इमेज होती है, रियल में होती है। 5 केसेस तो रियल के ही हैं, Yes. एक केस वर्चुअल का है। तो ये कह रहे हैं ए सही है और आर गलत है, और सी बोल रहे हैं लेट अस चेक इट, सी इज द करेक्ट। नाउ अगले 3 अमिताभ बताओ, 7th बताओ। राइट लेवल फर्स्ट इन क्लास देन लिनियर आज ए तो सही है और क्लास इज बेटर देन क्लास नो यस सर दोनों सही है दोनों सही तो क्या होगा? सर ए लाइट ट्रेवल फास्टर, ये कह रहा है ए, यानी आप कह रहे हो फास्टर चलती है ग्लास में, ऐसा कहना चाहते हैं? बोलो, मतलब जो डेंसर मीडियम है उसमें फास्टर चलती लाइट क्या? नो सर फिर क्या कहना चाहते हैं? फिर डी हो जाएगा डी। हाँ। सो डी इज द आंसर। 7th का आंसर क्या हो गया? डी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो 8th का भी बताओ। बोलो, जल्दी बताइए। सर ए ए ही होना चाहिए, लेट अस चेक इट। एक और बता दो। सर सी गलत बोल रहा है। एक मिनट, मिरर फार्मूला कैन बी अप्लाइड टू प्लेन मिरर। मिरर फार्मूला किसी में अप्लाई किया जाता है, ये बात सही है। किसी पे भी कोई भी मिरर हो, बस उसमें फोकल लेंथ इंफिनिटी रख दो, मिरर फार्मूला हो जाएगा। द प्लेन मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ। प्लेन मिरर की इनफाइनाइट फोकल लेंथ, ये बात सही है। जैसे आप चेक करो, एक मिनट, ये मिरर है, मैंने जीरो ठीक है, नाम ही है उसका मिरर फार्मूला, तो किसी भी मिरर के लिए है। तो 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u क्या होता है? और f कितना है? मान लीजिए मैं इसकी फोकल लेंथ इधर ही ले लूं कि भाई इधर मुड़ेगा, तो इसकी प्लस इंफिनिटी हुई कि नहीं? यस सर। अगर यही इसको पोल ले लूं तो 1/v और प्लस 1/u क्या 1/इंफिनिटी हुई? तो बोलो 1/v क्या हुई? माइनस 1/v प्लस 1/u क्या हुआ बताओ? क्या 0? बोलो। यस तो 1/v क्या हुआ? क्या माइनस 1/u? तो v क्या हुआ? क्या माइनस u? मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है, तो u को मैं क्या रखूं? -10, तो v कितना हो जाएगा? प्लस +10 हो जाएगा क्या? Yes, चेक sir. करो। हाँ। तो क्या इस पे अप्लाई हो पा रहा है? Yes, sir. मिरर फार्मूला हो पा रहा है। तो आप इसका आंसर क्या सजेस्ट करते हैं? बोलो। उसने सी बोला था। अभी सर वो ए ए तो चेंज कर दो। चेक कर लो। लिखिए ना सर पहले सब बता ए, दो। यानी ए आप करेक्ट बता रहे हैं। ओके, यश अगले 3 सवाल बताओ। 10th बताइए। एक मिनट, सपोर्ट मत करो, स्पून फीडिंग। सर डी होगा। सही। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी। अगर पहला गलत है तो डी है। तो क्या ये वर्चुअल इमेज हम लोग नहीं देख सकते क्या? देख सकते हैं सर। देख सकते हैं। सर मुझे रीजन समझ नहीं आया इसका स्टेटमेंट। रीजन तो कुछ भी आप सोचो, द रे दैट एमिनेट्स फ्रॉम वर्चुअल इमेज डू नॉट इनफैक्ट एमिनेट्स फ्रॉम इमेज। यानी वर्चुअल इमेज से जो रे निकलती है, अब जैसे यहाँ पर ये देखो कि वो virtual ये image हमारे पास ये है, अब यहाँ पर हमने ये रख लिया और इससे एक ऐसे गई जो सीधे जाएगी, वो क्या जाएगी? क्या फोकस से जाएगी? यस सर। और यहाँ से जाएगी वो ऐसे जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये दोनों पीछे मिल जाएंगी और इसको भी पीछे मिलाओ, तो क्या यहाँ पे एक वर्चुअल बन जाएगी? यस सर, हम इसको नहीं देख सकते। अच्छा ठीक है, इसे देख सकते हैं, ये आपने कर दिया। क्योंकि कोई भी इमेज हम अपना अगर मिरर सामने हो तो क्या हम अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। तो ऐसा तो हो सकता है ना, नहीं तो फिर वो स्टोरी क्यों बनती कि बोलो मिरर सबसे सुंदर कौन? तो मिरर बताता है सबसे सुंदर तुम। फिर एक दिन वो कहता नहीं सबसे सुंदर तो स्नो वाइट है, फिर वो मिरर तोड़ देती है। ऐसा करती है कि नहीं?
एक कहानी हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी। तो मिरर में अपना चेहरा तो देख सकते हो ना, Yes. तो वर्चुअल इमेज कैन बी सीन। अब यहाँ पर ये बात बताई गई है, द रेज दैट सीम टू एमिनेट फ्रॉम वर्चुअल इमेज, हमारी आंखों में हम देख रहे हैं कि आईज कैन सी, कोई भी चीज जो भी वर्चुअल इमेज से आ रही, क्या वो वर्चुअल से आती है कि अदरवाइज इट सीम्स टू कम फ्रॉम, ये कैसा लगता है, लेट अस सी इट, इसको रे डायग्राम से देखें। देखिए कि ना ओके, अगर ये मिरर है और मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगी तो इससे एक ये रह गई और ये गई, और फिर ये क्या ऐसे निकल गई और ऐसे निकल गई। Yes, तो ये जो रे हमारे पास, ये इसका इमेज है, क्या ये वर्चुअल है? Yes, sir. Yes. और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारी आंखों में, ये हमारी आंखें, अब क्या ये हमारी आंखें इन दोनों रेस को कनेक्ट कर रही हैं Yes, और ये sir. उनको पीछे मिला के देख रही हैं कि वहां से आई होगी, तो क्या वो उससे एमिनेट हो रही है? Yes. क्या वो उससे उत्पन्न हो रही है कि उससे वो हो ही नहीं रही है? It is not emanating from this. However, it is getting reflected by certain law of reflection. तो क्या वो उससे निकल रही है? It is not originating. तो बताओ सेकंड आंसर समझ में आया? क्या वो सही है या गलत? That seem to emanate from virtual image do not emanate from image. जो इमेज से तो निकल ही नहीं रही। बोलो सही बात है कि नहीं? Okay. So it is not emanating from this. अब जरा देखो। बोलो। इमिनेट का मतलब निकलना, क्या वो उससे निकल रही है कि वो और कहीं से आती है? बिकॉज अवर आइज कैन इजीली बी चीटेड। वो सोचती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सो लाइट हैज केम फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली, बट इट इज नॉट अकरिंग, इट इज ओनली आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट वी कुड कलेक्ट दोज लाइट, है ना, एंड परसीव द इमेज समवेयर बिहाइंड द मिरर। ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं? तो आपने क्या बताया इसका? सर डी। डी बताया। डी का मतलब है कि नॉट पॉसिबल, यानी आपने रीजन को सही बताया। डी सही है सर इसमें डू नॉट इनफैक्ट इमिनेट मतलब वास्तव में जो हमें निकलती हुई प्रतीत हो रही कि यहाँ से आ रही है, तभी तो हम सोचते हैं कि यही इमेज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी देखते हैं तो ऑब्जेक्ट से सारी लाइट हमारी आंखों में आती है, और फिर आंखें क्या करती हैं, जब आपकी आंखों में किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आई, मान लो कहीं मिरर नहीं है, तो ये आपका आई लेंस है, तो इसने कलेक्ट की, और कलेक्ट करके क्या करती है, क्या पीछे बना देती है? बोलो, क्या हमारी आई खुद एक कॉन्वेक्स लेंस है? यस सर। तो अब इसने ले ली, तो इसने बना ली। अब अगर हमारी आंखों में ये आई इस पे पड़ेगी तो भी बना लेगी, क्योंकि हमारी आई क्या करेगी, मान लो ये है, तो क्या आई के पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके पास एक रेटिना भी है, तो यहाँ पर ये गिरेगी तो बना नहीं लेगी, और वर्चुअल इमेज को भी ये देख लेगी, क्योंकि वास्तव में इसके पास रे कहीं ना कहीं से तो आ रही है। रे एक एनर्जी है, रे आई है तो उसके पास आंखों में एक एनर्जी आई है, और उस एनर्जी की वजह से क्या माइक्रो एम्पियर की करंट हमारे रेटिना में पैदा होगी, और वो हमारे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में मैसेज भेजेगी, और वो ब्रेन उसे एनालाइज करेगा और बता देगा इमेज है। लेकिन जहां वो इमेज सोच रहा है कि जहां ऑब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट नहीं है, वो और कहीं से आई है, या तो सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है या फिर इट इज इल्यूमिनेटेड बाय सम अदर। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये बात सही है कि नहीं? डी सही है कि वो इमेज से एमिनेट नहीं हो रही है, बल्कि और कहीं से हो रही है। इज इट ओके? और पहली बात क्या है कि वर्चुअल इमेज हम देख सकते हैं। अब 11th बताइए। सस्सियो। सी होगा। अच्छा चलो ये सी बता रहे हैं, आप बताओ इसका आंसर क्या है? बोलो बोलिए। सर डी लग रहा है। ठीक लग रहा है, आप बोलो। ये ए बतानी है निशा, लेट अस चेक। ये ए बता रहे हैं, ये हो गया। अब जरा देखें कि ऐसा ये क्यों कहा निशा ने, कि अगर मान लो कि तुम इसकी तरफ चल रहे 2 मीटर पर सेकंड से, ये इमेज है, तो अगर आप
2 मीटर पर सेकंड से चले, 1 सेकंड में कितना चल रही है? क्या 2 मीटर चल रही है? यस सर। तो क्या आपकी इमेज भी 2 मीटर चल रही है? तो आपके और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई? क्या 4 मीटर कम हो गई? जब आप इमेज की ओर दौड़ोगे, ठीक है कि नहीं, तो इमेज भी उतनी पास से पास आएगी। 2 मीटर आप चलोगे तो इमेज भी चलेगी, तो ऐसा लगेगा योर इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स यू फास्टर देन योर ओन स्पीड, और डबल। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज अगर मिरर के सामने कोई करता है, कई बार उसे चक्कर आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। जो हमारा रियल वर्ल्ड है वहां तो ऐसा नहीं होता, और यहाँ तो इमेज हमसे दुगनी रफ्तार से चल रही है, तो माइंड उस चीज को पिकअप नहीं कर पाता कि डबल चीज से चल रही कोई चीज। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर ट्रक आपकी तरफ आ रही है तो उस आपको वो ऐसा लगेगा जैसे इमेज दिख रही कि नहीं, तो इमेज भी पास में आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग फास्टर देन दे में अपीयर, ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस में उसमें ट्रक धीरे धीरे आती प्रतीत होगी, क्योंकि उसे सिर्फ कहां से कहां तक चलना है? क्या उसको पोल से फोकस तक ही चलना है? कॉन्वेक्स में उतना ही तो चलना होता है, वो उसी स्पीड से थोड़ी ना चलेगी, लेकिन प्लेन मिरर में उसी स्पीड से चलेगी। बोलो बात सही है कि नहीं? और कॉन्वेक्स में तो जरा से चलना है उसे, लेकिन ट्रक तेजी से आएगी, उसमें लगेगा धीरे धीरे आ रही है, टक्कर हो जाती है। हमेशा नई गाड़ी खरीदती हो या नई स्कूटी खरीदती हो लिखा रहता है कि इमेज ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग फास्टर देन दे अपीयर। क्यों ऐसा लिखा रहता है? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक चलता है बताओ? अगर इन्फिनिटी पे है तो बताओ उसकी इमेज कहां पे है? एफ पे है, और बहुत पास है तो यहाँ तो वो कितना चला बताओ? हाउ मच इट हैज मूव्ड, सिर्फ इतना ही चला। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट चल के आ गया मिरर तक, और इमेज कितनी चली? सिर्फ फोकस से पोल तक ही तो चली। तो बताओ इमेज स्लो चली कि नहीं? लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, प्लेन मिरर में उसी स्पीड से चलता है, जिस स्पीड से तुम चलोगे उसी स्पीड से तुम्हारा इमेज चलेगा। तो सर इसमें फिर 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो तो 2 मीटर पर सेकंड से क्लोजर हो रही है, तो सर इधर 4 मीटर पर तो सेकंड 4 मीटर हुआ कि नहीं? आप 2 मीटर मिरर की ओर चले तो आपकी इमेज कितना आपके पास आई? 2। शुरू में इसकी डिस्टेंस कितनी थी? मान लीजिए शुरू में इसकी डिस्टेंस 10 है और 10 मीटर, और ये भी 10 है। अब कितनी रह गई 1 सेकंड बाद? बोलो 10 में 2 कम कर दो ना, तो 8 + 8 16 मीटर रह गई कि नहीं? पहले 20 थी और अब 16 रह गई, तो बोलो इमेज की स्पीड आपके रिस्पेक्ट में कितनी रह गई? डबल। 1 सेकंड में 4 मीटर कम हुई कि नहीं? क्योंकि 2 आप चले 2 वो भी चली, तो इमेज कितनी तेजी से मूव करती प्रतीत हुई? 2 मीटर डबल, हमेशा डबल से होती है। समझ में आ गई बात आपको? नहीं है। और दूसरा द इमेज फॉर्म, तो इसका रीजन क्या हुआ? जैसा अनीशा ने बताया ए हुआ। ओके, कि इमेज फॉर्म इज एट द सेम डिस्टेंस। एक और आंसर बताइए कल। सर ये होगा। अच्छा, ए आप बता रहे, लेट अस चेक इट। So 12th का आंसर ए है। What is A? The height of object is always considered positive। ये बात सही है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ लिया जाता है? क्या ऊपर? यस सर। अच्छा, and an object is always placed above the principal axis in upward direction। तो इस वजह से ये जस्टिफिकेशन भी दिया है। So A is the correct। Now next 3 सीजन बताएं, 13th बताओ। सी होगा। C image is then a diminished image, यानी आप कह रहे हो कि A सही है और R गलत है। It is correct, क्योंकि diminished के लिए तो मेकअप मिरर नहीं है, वो तो किसके लिए? मैग्नीफायर के लिए। नेक्स्ट बताइए। 13 समझ नहीं आया। अरे 13 फिर से समझो। लास्ट में दिया था वैसे ही बात है। 13 फिर से समझिए कि कॉन्केव मिरर को क्या मेकअप मिरर के लिए यूज करते हैं? No, sir। कॉन्केव मिरर यही है कॉन्केव मिरर। इसके पास चले जाओ, बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। अभी मैं इसके पास चला जाऊं तो बहुत बड़ा बड़ा हाथ दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। इट इज लुकिंग वेरी बिग। तो हमें अगर आईब्रो बनवानी है तो बड़े मिरर की जरूरत है, तो इसी को देखेंगे कि नहीं पास में जाके? तो कॉन्केव मिरर्स आर मेकअप मिरर और पार्लर मिरर या शेविंग मिरर्स। बाल के डिटेल्स दिखा देगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि क्या आप ऐसा डिमिनिश्ड के लिए कर रहे हो कि उसको बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज बढ़ाने के लिए? तो कह रहा है डिमिनिश्ड बनेगी। तो क्या डिमिनिश्ड ठीक है?
No, sir. No. नहीं, और फोकस से पहले रखना पड़ेगा, मालूम है कि नहीं? तभी तो पीछे बन रही है। एक हमने पहले बनाया था नहीं, आप तो बड़ा सा बन रहा था पीछे ये। तो इस वजह से ए करेक्ट है Yes, sir. और आर गलत। गलत है। अगला बताइए चीजें। सर ये होगा सही है। वो टास्क करेक्ट है आर इज द करेक्ट डेफिनेशन। सो 14 का ए रिफ्रैक्टिव, हाँ सर इसका रीजन समझ नहीं आया। किसका? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हैं? क्या कह रहा था? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किसमें होती है? वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या ये दोनों सेम यूनिट है? ये भी मीटर पर सेकंड में और ये भी किसमें है? मीटर पर सेकंड। तो फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं हुई। और क्या जिन दोनों का रेशियो है वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है यस सर। और इस वजह से उनकी यूनिट्स कट गई हैं। रेशियो समझ नहीं। रेशियो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या फार्मूला है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और दोनों स्पीड है तो दोनों के यूनिट सेम हुए तो कैंसिल आउट हो गए, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट हुई नो सर। नहीं हुई। एक क्वेश्चन का और है। सर सी होगा इसका। सी आप बता रहे हैं, यानी कि ए करेक्ट है। आर गलत है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉर प्लेन सरफेसेस। सर ये होगा सी होगा सी। सी ओके। सर वहाँ सरफेस की जगह मिरर होना चाहिए था। हाँ नहीं मिरर भी नहीं भाई। प्लेन नहीं होना चाहिए। रेगुलर इन सब के लिए होता है। Are strictly valid. It is valid for any kind of reflecting surfaces. ओके, कुणाल सीधे बैठो थोड़ा। ये ट्रांजिट एक। अब जरा आप अगले 3 क्वेश्चन बता दो। सर इतने है नहीं सर इसके अंदर। देख लेते हैं। 16 बताइए। हाँ इसी से ले लेते हैं। हाँ भाई बता। एक मिनट। क्या बता? हाँ बोलो। बता। ए लग रहा है, यानी कि कैन नॉट सी हिज इमेज। जैसे मान लो एक कॉन्केव मिरर है और अगर कोई पर्सन सी के बाहर खड़ा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बताओ? और क्या वो छोटी बनेगी? यहाँ पे खड़ा है तब उसकी इमेज वो देख लेगा। और अगर मान लो यहाँ खड़ा हो गया इसके बीच में तो क्या नहीं देख पाएगा? क्या फिर इसकी इमेज इसके पीछे बनेगी? और ऐसी स्थिति में क्या वो अपनी इमेज नहीं देख पाएगा? भाई हमारे पीछे हमारी इमेज बन रही तो हम कहाँ से देखें, और हमारे आगे बनती है तो उल्टी बन रही हम देख लें। तो पहली बात समझ में आएगी क्या कहना चाहता है कि अगर वो यहाँ खड़ा हो गया बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनी यहाँ नहीं देख पाया, और यहाँ खड़ा होगा तो देख लेगा कि सामने बन रही उल्टी, ये देखो। तो पहली बात सही लग रही क्या आपको? अच्छा, इन ए कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल प्रोवाइडेड द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द फोकस। का ये भी बात सही ट्रू है? है। यस तो सर। लेकिन उसका जस्टिफिकेशन नहीं है लग सर, रहा है बी कि है। नहीं? आप बताओ क्या ऑप्शन है? सर ए लग रहा है। ए लग रहा है। चेक सब बी होगा। चेक कर ली तो भी ऑप्शन है बी है, क्योंकि ये हमने जो आपको जस्टिफिकेशन बताया वो है द इमेज इज फाउंड बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? इसलिए वो नहीं देख पा रहा है। वो नहीं देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि ये क्या है बताओ? ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, और इस केस में क्या है? सो इन फर्स्ट केस इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन सेकंड केस इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। सही है बात कि नहीं? यस। अच्छा चलो, अब सर ये रीजन में ये क्या लिखा है? सिचुएटेड बियॉन्ड इट्स फोकस। कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अगर फोकस के बियॉन्ड, ये बात सही है, फोकस से पहले है तो इमेज कैसी फॉर्म होगी बताओ कॉन्केव में? ये देख लो, ये एफ है। अच्छा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो जो यहाँ पे है तो क्या एफ से गुजरेगा? यस सर। अब बोलो ऐसे क्या तो क्या ऐसे गुजरेगा? उसी एंगल पर इन दोनों को मिलाओगे तो क्या पीछे ऐसा लगेगा कि यही वो एरो है? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
F और P के बीच में, तब उसकी कैसी इमेज बनेगी? क्या वर्चुअल और बाकी केस में रियल? तो सर इसमें इन्होंने ये तो नहीं बोला कि फोकस पे भी रहेगा, इन्होंने बोला फोकस से पहले रहेगा। If in a image formed is real provided the object is situated beyond the focus. ये ठीक है, बियॉन्ड द फोकस है। फोकस के केस में इनफाइनाइटली लार्ज होगा और उसे आप ले नहीं सकते हो, मतलब उस रियल इमेज को लेने का कोई मतलब नहीं है। अब एक पॉइंट है, पॉइंट का पूरा काला काला आ जाए तो काली तो इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी ना। फोकस में ये इनफाइनाइटली लार्ज होती है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ये देखो कि अगर एक यहाँ पर फोकस पर ही है तो ये गई तो क्या फोकस से गुजरेगी, और ये गई तो कैसे गुजरेगी? ये पैरेलल जा रही कि नहीं? चेक करो, सीधी जाने वाली रे कहाँ से गुजरेगी? अब इन दोनों को मिलाओ, कह दो हम तो इसको बिल्कुल स्क्रीन पे लेके रहेंगे, तो स्क्रीन पे कहाँ लोगे? क्या इन्फिनिटी पे ले जाओगे अपनी? यस। तो वो मीनिंगलेस है ना, वो मिलेगी नहीं कहीं पर। और मिलेगी नहीं तो आपको इतनी बड़ी दिखेगी, कहीं एक पॉइंट है, मिरर में देखोगे सब काला काला दिखेगा, चाहे आप एक पॉइंट दिखाओ पूरा ब्लैक मिरर दिखेगा। समझ में आई बात? तो उसको एक इमेज नहीं है, बियॉन्ड फोकस से फिर मीनिंगफुल इमेज नहीं। जब इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड है तो उसका कोई मतलब है? चलिए अब एक और क्वेश्चन आंसर बताइए। बोलो कान। सर असर्शन तो सही है और सी सी चेक कर लेते हैं। सी सही है, यानी अगर आप डाइवर्जिंग लेंस है तो मिरर कौन सा होगा? भाई ये कौन सा कह रहा है? वर्चुअल है ना, तो डाइवर्जिंग मिरर भी होगा, यानी डाइवर्जिंग मिरर जो रे को फैला दे। ऐसा कौन सा है? कोई भी चीज डाइवर्जिंग है, कोई चीज फैला देगी तो मिलेगी कैसे? अगर एक चाहे लेंस हो और चाहे मिरर, वो रे को फैला रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद फैला रहा है या रिफ्लेक्शन के बाद, वो कभी मिल भी पाएगी? No. तो ऐसे केस में इसे डाइवर्जिंग लेंस और मिरर लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? मिरर। जो चीज फैला देगा वो वास्तव में मिल ही नहीं पाएगी। तो मिरर कौन सा होता है? मिरर की डाइवर्जिंग। अब देखो मिरर कौन कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कन्वर्स में रे आती है तो क्या फैल नहीं जाती? देखो रे पैरेलल गई तो फैल गई। बोलो बात समझ में आ गई? तो अब इन्होंने कहा सी। सर एक केस कॉनकेव का भी तो होता है, हैं? एक केस कॉनकेव मिरर का भी तो होता है। किसका? कॉन्केव का होता तो है सर। कॉनकेव के केस में ये भी वर्चुअल इमेज उसमें भी होती, तो एक ये भी केस है कि कन्वर्जिंग में भी कभी कभी मिल जाती है ना वर्चुअल। हाँ, तभी तो गलत है। तो इसलिए आर गलत है। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर का एक केस, और इसी तरीके से कन्वर्जिंग लेंस का भी एक केस। चारों ही केस आ जाएगा। तो और वर्चुअल इमेज प्लेन में तो होती है जो वो, लेकिन प्लेन मिरर भी किस तरीके का होता है? प्लेन मिरर में ले जाती तो वो भी पैरेलल है तो डाइवर्स तो नहीं करता, वो तो वैसे ही भेज देता ना प्लेन मिरर सी। सो इसलिए इसका आंसर सी है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अभी आपका एक बच रहा है कांड। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सब सा? बायोलॉजी। Biology होगा। सर ह्यूमन आई, एंड ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। फिर मैं मैथ्स पे आ जाऊंगा अगर मान लीजिए। सर मेटल नॉन मेटल का करवा देगा। मेटल एंड नॉन मेटल भी है। यस हाँ सर वो क्या? चलिए हाँ सर, वो तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बात ना करें। प्रांजल बताइए। सर 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 ए ए। ओके, नाउ फर्स्ट आंसर देखें। ए, ये करेक्ट है। कह रहा है कि व्हाइट लाइट 7 कलर में हो जाती है प्रिज्म से, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू फेज। क्योंकि वो अलग अलग कलर अलग अलग बेंड होते हैं, इसीलिए उसमें आपस में क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट। अगर एक ही एंगल पर बेंड होते हैं तो स्प्लिट हो पाती? नो सर। सर डिफरेंट कलर्स की अलग स्पीड है, अलग अलग एंगल पर बेंड हो रहे हैं, इसीलिए वो अलग अलग कलर में स्प्लिट हो रहे हैं। बोलो। सर मोस्ट डिबेटेड कलर कौन सा होता है? Most वायलेट। वायलेट, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी, जो सबसे तेजी से चलेगा, वो रेत में जब जाएगा सड़क से रेत में, तो क्या उसकी स्पीड में सबसे ज्यादा बदलाव होगा? हाँ सर। और जो पैदल वॉकिंग करके जा रहा है तो रेत की एनर्जी कम होती है, तो कम एनर्जी वाला जाएगा वॉकिंग करके जा रहा है, उसमें ज्यादा चेंज आएगा? नो नहीं चेंज आएगा। सर मोस्ट डेविएटेड कलर वायलेट होता है तो स्काई ब्लू भी दिखता है। स्काई ब्लू वायलेट का कंसंट्रेशन कम होता है।
यानी देखो अभी ये बता दे रहे हैं आपको, हमने भेजा भी था नेट पे। वाइट लाइट उसका कंसंट्रेशन कम होता है, ब्लू बहुत ज्यादा। ये भी बात सही है। हमारी आई भी ब्लू के लिए जा सकती है। अब देखो एक और भी चीज है, जैसे नेट पे देखोगे ना तो बता रहा है कि जब शाम के समय में स्काई का रेड दिखता है, यस सर। तो जो अदर शॉर्ट वेवलेंथ वाले क्या वो मीन वाइल स्कैटर हो जाते हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते बहुत बड़े और फिर रेड पहुंच जाता है क्योंकि वो स्कैटरिंग उसकी हो ही नहीं रही, वो सीधा सीधा पहुंच गया। यही चीज वॉयलेट के साथ होती है। भले ही आपका एटमॉस्फेरिक बेल्ट छोटा हो, लेकिन वॉयलेट की इतनी शॉर्टर वेवलेंथ है कि वो मीन वाइल वहीं स्कैटर हो गया, और जो दूसरे हैं या ब्लू है, ब्लू की स्कैटरिंग हुई वो आपको दिख गई। तो ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर हुआ और वॉयलेट की क्या हुई, स्कैटरिंग होकर वो वहीं रह गया। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ पे। तो एक ये भी बात है, और दूसरा क्या है कि वी कैन सी ओनली 10% ऑफ द वॉयलेट। हम लोग जो है दूसरे 90% वॉयलेट को तो जो दूसरे लोग देख पाते हैं वो हम देख ही नहीं पाते। सो कुछ ऐसे भी हैं जो वॉयलेट को देख पाते हैं। देयर आर सम क्रिएचर्स हैं। स्काई में वॉयलेट देख पाते हैं। हाँ, वॉयलेट की हाई एनर्जी है, तो हम लोग वॉयलेट का बहुत सारा पोर्शन नहीं देख पाते, उसको अल्टीरियर टू वॉयलेट कहते हैं, और एक इंफीरियर टू रेड है। बात समझ में आ गई? तो स्काई ब्लू दिखता है। स्काई ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो वॉयलेट लाइट है वो मीन वाइल पूरी स्कैटर हो गई। जैसे शाम को रेड क्यों दिखता है, क्या ब्लू लाइट पूरी स्कैटर हो गई और आप तक नहीं पहुंच पाई? वही चीज दिन में हो रही है, वॉयलेट लाइट पूरी स्कैटर हो गई और आप तक पहुंच नहीं पाई, और ब्लू लाइट स्कैटर होके पहुंची है। बात समझ में आई कि नहीं? तो वो देखो सर कभी कभार आसमान भी लाल दिन के टाइम और एक हैं सर, दिन के टाइम तो रेड लाइट भी नहीं दिखती। दिन के टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू स्कैटरिंग उसके बाद नाउ अनीशा, The phenomena of scattering of light एक बात ना करें। सेकंड का बताइए अनीशा। A. Let us check it. B होगा the phenomena of scattering of light by the colloidal particles। जैसे हमने पानी में डाला तो वो उसमें रेज दिखी तो स्कैटरिंग है ना, स्कैटरिंग की वजह से टिंडाल इफेक्ट हुआ, ये सही है। और द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। यानी जो कलर है, द कलर ऑफ scattered light depends on size of scattering particles। जो scattered light है, यानी अगर आप देखो ये अगर बहुत बड़ा पार्टिकल है N2O5, तो क्या ये सभी को स्कैटर कर देगा? Yes sir. ये यानी रेड को भी कर देगा और ब्लू को भी कर देगा, बताओ। Yes sir. तो बादल लगे। N2O5 क्या है कि एटमॉस्फेयर में डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, तो ये ब्लू की वेवलेंथ क्या छोटी है, बोलो। और रेड की भाई बोलो, क्या ये दिक्कत कर रहा हूँ? बोलो आप नो सर, बहाने नहीं दो। नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा। चाहिए ठीक है, ये बात होगी। तो अब यहाँ पर इन दोनों में से किसकी स्कैटरिंग होगी? सर दोनों दोनों की स्कैटरिंग हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की वेवलेंथ से बड़ा पार्टिकल है। तो स्कैटरिंग जिसकी होगी क्या वही कलर तुम देख पाओगे? Yes. और जो नहीं होगी वो सीधा निकल जाएगा। जो स्कैटर हो गया तो क्या वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा? जो स्कैटर होगा वही तो आप तक बिखर के पहुंचेगा और आप देख लोगे। सो अगर छोटा पार्टिकल होता तब क्या होता बताओ? तब अगर मान लीजिए कि इतना छोटा होता तो जो रेड होता तो वो रेड क्या निकल जाता? रेड निकल जाता क्योंकि उसके साइज का पार्टिकल नहीं है, तो ये रेडिस क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग है, ये ऐसे निकल जाएगा। और जबकि ब्लू क्या होगा? Sir scatter. ब्लू स्कैटर हो जाएगा, ये ब्लू है स्कैटर हो जाएगा। ये जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे कांटे निकले हो जमीन में, कील, और यहाँ पे मोती की माला जबरदस्ती पटको जोर से, तो वो मोती की माला धंस जाएगी। वो क्या बाहर उछलेगी? अब बड़ी सरफेस और मोती की माला पटक दो तो क्या उछलने लगेगी? तो ये चीज होती है कि आपका साइज कैसा है जिस प्लेटफॉर्म पे चीजें पटकी जा रही हैं। सो इफ साइज इज क्वाइट लार्ज देन ऑल पार्टिकल गेट स्कैटर्ड। लाइट में भी यही फिनोमिना होता है, हम और डिटेल से इसको 11 पे पढ़ेंगे कि वो स्कैटर हो जाती हैं। तो ये सेकंड पॉइंट ठीक है क्या? द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, सही बात है। जैसा पार्टिकल N2O5 का पार्टिकल और O2 का,
तो N2O5 से टकराया या वाटर वेपर से टकराया तो क्या सब स्कैटर हो गया। Yes. बादलों से टकराया तो बादलों का क्या कलर नीला और लाल होता है कि या तो सफेद या काला। सर वाइट और कॉपर। व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि वो सभी लाइट को इक्वली स्कैटर करता है, और काला किस लिए होता है क्योंकि स्कैटर करके ऊपर ही भेज देता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। वो समझ में आई बात की नहीं? Yes, sir. तो इस तरीके से क्योंकि वाटर के पार्टिकल सबको स्कैटर कराते हैं और N2O5 किसको स्कैटर कराएगा? सर सबको। सभी को कर देगा। और O2 किसको कराएगा? सर O2 ब्लू। ब्लू को कराएगा। तो ये क्या साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड किया? Yes, sir. स्कैटरिंग, तभी तो उसका कलर दिख रहा है। लेकिन क्या इसका ये रीजन है द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल? तो ये आपने अच्छा बताया। सो बी बताया था ना? ए तो क्या उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है? नहीं करेगा सर। कोलाइडल पार्टिकल जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि कोलाइडल इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग होना चाहिए। बस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग इज द रैंडम, it is the random dispersal of light in all the direction is called scattering which reaches to our eye, ठीक है। and make ये क्या होता है कि वहां पर make impulses या create electrical impulses in our retina, ऐसा होता है। तो ये बोल देता तो हमारी बात बन जाती कि भाई इसीलिए हम चीजों को देख पाते हैं। हाँ, कुणाल बोल रहा है कि वो समुद्र नीला क्यों दिखता है? उसमें भी क्या चीज होती है कि कोई भी चीज है अगर उस पर भी हो रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है 5% रिफ्लेक्शन और 95% रिफ्लेक्शन है लाइट। ऐसा नहीं है कि सी में सब पूरा अंदर ही चला जाता है। अगर आप कभी ग्लास स्लैब पे भी डालोगे तो क्या थोड़ी लाइट इधर नहीं जाती? जब मैं डालता हूँ इधर भी तो जाती है। तो वो 5% जो रिफ्लेक्शन है सी से जो निकल रही है वही एटमॉस्फेयर में वो क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है, और उसकी वजह से हमको दिख रहा है। समझ आई बात की नहीं? इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ये स्कैटरिंग जो सी है वो नीला दिख। अच्छा एक और बताइए अनीशा, थर्ड। सर मतलब सर ये वुमेन आई सर करके नहीं आप नहीं बताओ, बीच में नहीं, उन्हीं को बताओ। हाँ, बस है ये तो क्वेश्चन। एक मिनट जस्ट लीक मत करिए। ए बस है ये तो The क्वेश्चन। normal human eye can clearly see all objects beyond certain minimum distance. The human eye has capacity of adjusting the focal length of eye length. तो इसलिए फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है, इसलिए हम क्लियरली देख सकते हैं हर चीज को। यहाँ की भी देख सकते हैं, यहाँ की भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ ऐसी एडजस्ट करती है कि हर चीज की इमेज कहाँ बनाती है? रेटिना पर। तो इस वजह से हम सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस के बियॉन्ड हर चीज को अप टू इंफिनिटी पर देख सकते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है? क्या एकोमोडेशन? ठीक है, ओके इज करेक्ट। एक और आप बता दीजिए। सर फर्स्ट होगा। ये होगा सर, सी लग रहा है मुझे। ये है भाई ये सी यार ए है, यानी रेनबो फॉर्मेशन कब होता है? समटाइम सीन। रेनबो इज समटाइम सीन इन द रेनी सीजन व्हेन ऑब्जर्वर्स बैक इज टुवर्ड द सन। ठीक है, बैक इज टुवर्ड द सन एंड internal reflection in water droplet cause dispersion and the final rays are in backward direction। सीधे सर करके बैठो सीजन। ठीक है, ये भी मैं फैंसी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जो है गोवा का हैंकी पैंकी पैटर्न पहन कर कहेंगे किसी तरीके से घूमेंगे। किसी पार्टी में तो नहीं हो ना कि आपका अपना ओन डिसिप्लिन है कि इसी तरीके से हमारे टिकट्स होंगे। अब जरा देखिए, सो रेनबो इज समटाइम्स, ये बात हो गई इंटरनल रिफ्लेक्शन इन वाटर ड्रॉपलेट कॉज डिस्पर्सन। इंटरनल डिस्पर्सन कहाँ हो रहा है? ये वाटर ड्रॉपलेट में यहाँ एक तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन में डिस्पर्सन होगा और फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये सब ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे कि नहीं? तो ये जो भी चीज यहाँ से निकल रही है,
सो दिस इज, अब वो चीज़ों को ठीक नहीं बता रहा है, बल्कि इन्होंने ये बोल दिया है उस चीज़ों को ठीक तरीके से बता नहीं रहा हाँ है। सर बी तो इसे क्लियरली बताना चाहिए, उस चीज़ को वो मिंगल अप कर रहा है आपस में, मोड़ तोड़ के किसी को कुछ भी बोल रहा है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज डिस्पर्सन। इंटरनल रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है, डिस्पर्सन एक रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। क्या रिफ्लेक्शन से डिस्पर्सन हो जाएगा बताओ? सर लेकिन फिर भी अब चीज़ों को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है 10th में कि क्या मिला जुला के ए बोल रहा है, तो ए इसका आंसर हो गया। अब 5th देखिए। तो ये आएगा ही नहीं। सर ये आएगा ही तो है ही नहीं। अच्छा, मायोपिया नहीं है। पढ़ाई नहीं कर Sixth ये भी देखिए। नहीं। ये भी नहीं है। सर नहीं, ये ये है। आगे से। 7th देखते हैं। तो 7th का प्रवीण आंसर दो। सर बता रहा हूँ। एक मिनट हेल्प बंद कर लो। सर ए अच्छा ए, लेट अस चेक इट। सी, तो इन्होंने कहा डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर। डेंजर सिग्नल तो रेड होते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट की होती है। इन एयर इज मैक्सिमम, सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन Starting के बाद डार्क। की सो यहाँ पर सर इन एयर दे रखा है। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट, एयर में तो सबकी वेलोसिटी सेम ही है, तो स्कैटरिंग के बाद तो वायलेट की होती है ना। और इसमें क्या है कि रेड लाइट क्या होता है? रेड लाइट इज, इसका आंसर क्या हुआ? रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, सो इट रीचेस टू ऑब्जर्वर। बहुत दूर दूर तक चली जाएगी। वही चीज है जैसे हमें सन दिखाई पड़ जाता है, तो इसको क्या बोलना चाहिए था कि रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। ये नहीं बोलना चाहिए था कि रेड लाइट की स्पीड मिनिमम। सब तो हमारे पास वाइट पहुंच ही जाता है ना सन का, तो इसलिए सबकी एक ही जैसी स्पीड है, सर तो इसलिए आर गलत है। सर व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स कलर जितने में सर उनकी एयर में स्पीड सेम ही होती है। लगभग सेम होती है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.00291 है, जब भी तो वो white light- बिल्कुल लगभग जीरो ही, ये कह सकते हैं कि 1.000000291, तो वो लगभग 1 ही 1.00291, तो उतना ही हो गया 1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं सबकी एक है, थोड़ा सा आपको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो कि अब 8 क्वेश्चन आप बताएं प्रवीण। बता रहा हूँ। सर ए सही बता रहा है। तो सही बता रही है। क्योंकि ऐसा पार्टी क्यों? हो रहा था। हाँ, सर आपने अभी तो बताया था सर वो ब्लैक क्लाउड्स। ब्लैक क्लाउड्स वाली बातें हैं। ये कह रहे हैं कि नो एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में नो एटमॉस्फेयर है, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहाँ स्कैटर नहीं होती लाइट, और जब स्कैटर नहीं होगी तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगी, है ना, स्कैटर नहीं होगी। और ये बात सही है कि स्काई लुक्स डार्क। अगर हम लोग कभी भी प्लेन से भी ऊंचे उड़े हैं, कई बार ऊपर जाने पे लगता है अरे रात हो गई, क्योंकि एयरफोर्स में मैं भी रहा हूँ, लगभग सभी प्लेन में हम लोग उड़े हैं, तो उसमें क्या होता है कि रेंजिंग कराने जाते थे बॉम्बिंग और रॉकेटरी के लिए, वेपन में था, तो आप समझ गए ना। तो इस तरीके से स्काई लुक्स डार्क, वहाँ ऊपर जाने के बाद 10,000 मीटर के ऊपर लगता है रात ही हो गई, वहाँ पर एटमॉस्फेयर की बेल्ट ही नहीं है, यह बहुत फीबल बेल्ट है, बहुत डिप्लीटेड है, तो उसकी वजह से वहाँ लगता है कि स्कैटरिंग हुई नहीं और रात हो गई। नीचे आते हैं तो फिर रोशनी। समझ में आई? तो अब नेक्स्ट देखो, एक और प्रवीण बता दो सर। हाँ सर कुछ करते हैं शायद सर। तो इसका डी डी, ये सही है। डी मेरे बोल रहा है ख्याल से शायद। अच्छा बताया। डी डी बोल क्या बोल रहे डी हो? बोल रहा है। अरे भाई प्रवीण को बताने दो। डक से बोल रहे हो ना? सर बी बोल रहा है। डक की कैट। सर बी बोल रहा है, सर बी। सर बोल रहे बी है। सर 7th का 8 9 सर 9 एट वाला क्या था? नो एटमॉस्फेयर। एट का ये था। सर 7 का भी एक चलो बोलो 9 का। का बी है। एक मिनट। हाँ डी बहुत अच्छा डी। बच्चा है, चीटिंग करता ही नहीं है। तो अपने बोलना मानता ही नहीं है। डी और बी एक जैसा मास में से एक ही आवाज निकलती है। चलो मैं बी बोल रहा हूँ। स्टार्ट निकल तो ये पहले डी है कि स्टार्स आर मच बिगर इन साइज, ऐसा देन द प्लैनेट। ये सर- कोई रीजन नहीं हुआ। ये सर, reason स्टार- ऐसा- इसका आंसर होना चाहिए डी। डी।
बिगर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, वो दैट देयर एवरेज, ये जो भी वेरिएशन स्टार्स बड़े ही होते हैं प्लेनेट बड़े होने से नहीं मतलब है, बड़े होने से भाई कोई- रीजन का गलत तो नहीं था सब, वो रीजन तो सही है ना। अच्छा ये बात सही है, रीजन नहीं, लेकिन स्टार तो बड़े होते हैं प्लेनेट से, ये भी बात सही है। क्या वो कोई कहते हैं स्टार तो बड़े होते हैं प्लेनेट से, ये सही है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है सर, ट्विंकलिंग। स्टार स्टेटमेंट तो सही छोटे है, स्टार्स आर ऑलवेज, स्टार तो सन से भी बड़े हैं, तो इस मामले में देखा जाए तो सही है, बट रीजन से उसका क्या जस्टिफाई है? नो सर। वो तो टोटल एवरेज वेरिएशन ऑफ ऑल पॉइंट साइज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज जीरो। देखो ये दिक्कत कर रहे हैं ना गोरिल्ला किया आप इधर आ जाओ ना, आप वो गड़बड़ कर रहा है, आप एक्सप्लॉइट होते जा रहे हो कब तक। चलो सर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है द टोटल एवरेज वेरिएशन। मून में से, मून हमारे पास है तो उसके सब जितने प्लैनेट डू नॉट एमिट लाइट सर, और नहीं एमिट से मतलब लाइट ही नहीं, नहीं आते उनके। इन सब से मान लो कोई पॉइंट अगर डिम होता है तो उसी टाइम पे दूसरा पॉइंट ब्राइटर हो जाता है, और उनका जो टोटल एवरेज वेरिएशन है वो मिला के जीरो रहता है। यानी एक बड़ा एक छोटा, आपके पास मून से हजारों पॉइंट्स पहुंच रहे हैं, उनमें से आधे एक टाइम पे ब्राइटर होंगे और आधे एक टाइम पे फीबल होंगे, तो टोटल एवरेज वेरिएशन जीरो पहुंचा कि नहीं? तो इसलिए प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, एंड जो मून है वो क्या करता है? ट्विंकल। ट्विंकल सर करता मून है। कब करता है? मून कभी ट्विंकल नहीं करता। मून में क्या ऐसा होता है कि ऐसे 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 करे? नो सर। ऐसा होता ही नहीं। मून एक जैसा दिखता है, देखते रहो उसको, निहारते रहो। 10 सौम्या टाइम का सर स्टार्स को सनी होते हैं। स्टार्स तो सन जैसे होते हैं, बट वो दूर दिखते हैं कि वो पॉइंट साइज है, तो वो कभी ब्राइटर दिखते हैं और कभी कैसा दिखते हैं, कभी वो फीबल दिखते हैं, यानी उनमें से चमक नहीं आती, और कभी कभी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से अपनी जगह भी बदलते चले जाते हैं, इधर उधर होंगे तो लगता है ट्विंकलिंग हो रही है। कोई भी चीज़ अगर मैं आपने देखा है, एक आग और ऐसे ले जाइए तो पिछली जगह पे थोड़ी देर तक परसिस्टेंस रहती है। आप किसी चीज़ को 0.1 सेकंड तक देखते हो, आँख बंद कर दो तो भी लाइट 0.1 सेकंड तक आपके सामने रहेगी, ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि वो एनर्जी आंखों में रहती है 0.1 सेकंड। लाइट देखो बड़ी तेज, आंख बंद करो तो लगेगा हाइड्रोजन जल रहा है थोड़ी देर के लिए, उस जगह पे एक अलग निशान नहीं बन जाता है, तो उसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। यानी अगर आपके सामने जो रील है वो 10 रील घुमाई जाए और वीडियो बन जाए तो आपको लगेगा हाँ ये कंटिन्यूअस है, ये हाथ ऐसे 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 उठ रहा, वो जबकि 10 फोटो हैं, जैसे आपको कागज वाला नहीं होता खोला जाता तो लगता है हाथ उठ रहा है, हाँ, तो समझ। 10 फोटो पर सेकंड चलेगा तो लगेगा वीडियो, क्योंकि परसिस्टेंस है। जो पिछला वीडियो हटेगा तब नया वीडियो आ जाता है तो उसको वो पिकअप कर लेता है। तो इसका मतलब है कि जो स्टार ने अपनी पोजीशन बदली, क्यों बदली? क्योंकि देयर आर द वेरियस एटमॉस्फेरिक बेल्ट विच आर कंटिन्यूअसली मूविंग, hence the position of star and the light coming to our eye both are varying, this causes the twinkling of star। दोनों चीज बदल रही है, उसकी पोजीशन भी बदल रही है। भाई आपका एटमॉस्फेयर कंटिन्यूअसली वेवरिंग है कि नहीं, Yes, तो उसकी sir। पोजीशन भी बदलती जा रही है और अमाउंट भी बदलता जा रहा है, आपकी आंख उतनी नहीं ले रही है, तो दिस इज ओनली कॉजिंग ट्विंकलिंग। ठीक है, मून में ये बात नहीं है क्योंकि मून हमारे बहुत पास है और टोटल एवरेज वेरिएशन 0। अब जरा देखिए, नाउ सौम्या 10th बताओ। सर फ्लैटेंड मतलब क्या हो गया? यानी अगर सन को शाम के टाइम पे देखोगे तो क्या ऐसा दिखेगा? नीचे से, नीचे से ऐसा दिख जाता है हाँ बोल। बी, इन्होंने सर ये होगा। दैट बोला है। नाउ द सन appears flattened, the apparent flattening of the sun is at the sunrise is due to सर atmosphere। ये होगा ए ये इसलिए होगा क्योंकि हर चीज में आप एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लिख दो तो सही है, क्योंकि ये चैप्टर ही एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ही है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। किसी में भी अगर कोई वो कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्सन छोड़ के, प्रिज्म का छोड़ दो, और बाकी कोई भी फिनोमेना हो, रेडनिंग ऑफ दिस तो वो सब किस पर आता है? रेड। अगर मान लो सन रेड है तो वो उसमें फिर स्कैटरिंग आ जाएगा, हाँ। तो स्कैटरिंग है कि इसका स्कैटर, तब उसे पूरा देना पड़ेगा। लेकिन ये मून है, स्टार है या सन, देखो सन के रेड में भी ये बोला, वो भी चली गया आंसर नहीं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपको बोल दो, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत कुछ होगा। सो ये क्या कह रहा है? अपरेंट फ्लैटनिंग किसकी वजह से है? क्योंकि ये क्यों फ्लैटन हुआ? क्योंकि
अर्थ ने कुछ रेज रिसीव की और कुछ नहीं रिसीव की। जरा ये देखो, अगर मान लो सन होराइजन पर है, ये है, तो सन अगर होराइजन पर है तो उसकी कुछ रेज आप रिसीव कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक बेल्ट है, क्या वो अंदर अंदर दबती चली जा रही है। हाउएवर सम ऑफ द रेज, जो नीचे की रेज है वो यहाँ पहुंचेगी, वो नहीं रिसीव कर पाओगे, तो आधा सन दिखेगा क्या, क्योंकि तो ये किस वजह से हो रहा है, यू मैनेज टू सी सन इवन दो इट इज बिलो होराइजन। व्हाई? बिकॉज यू आर गेटिंग हाफ ऑफ द सन्स रेज, however its base rays you are not getting. Those rays are coming to you eventually after scattering of most of the light, having wavelength lower than red, only lower, मतलब जो रेड कलर है वो आप तक पहुंच गया बिना स्कैटर हुआ, बाकी सब क्या स्कैटर हो गए, वो पहुंच ही नहीं पाए। और लेकिन जो पहुंचे वो भी रेड वाले आधे ऊपर के पहुंचे, आधे नीचे के पहुंचे ही, क्योंकि वो तो बिलो होराइजन इतना नीचे जा चुका है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वर्ड ठीक है ना, इतना तो वो लिखेगा नहीं रीजन में। सो इट इज ओके और नॉट? ठीक है सर, ऊपर तक आप पीछे बैठ जाना, गुप्ता क्लासेस में तकिया बट रही है वहाँ पे आप बोलो, तकिया के लिए लेट के पढ़ सकते हो, हर चीज की सुविधा, ठीक है। तो ब्रांडर पूछ रहा है कहाँ पे है? वो क्या होता है ना कि किसी के गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कभी या पकड़ के बैठेगा, ऐसे पकड़ के बैठेगा, इस तरीके से होता है, वो मैनेज नहीं कर पाता किसी तरीके से, है बात कि नहीं? तो अब एड्रेस वो है केजी मेडिकल्स, वहाँ मिलता है बेल्ट गर्दन वाले, केजी मेडिकल्स में चले जाओ, सीधी गर्दन रहेगी, वो जरूरत से ज्यादा सीधी, फिर नीचे नहीं होगी। अब देखो, अब यहाँ पर 11th बताइए। Blue color of the sky of this due to scattering of blue color blue light has longer wavelength. एक मिनट, Sir, एक मिनट, ये जस्ट करते हैं, ए बता। क्या? गलत है। सर सी होगा। The blue color of sky appears, just listen, blue color of sky appears due to scattering of blue color। तो ये बात तो सही है ना, ब्लू स्कैटर हुआ तो हमें ब्लू दिखा। अच्छा, ब्लू लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ, क्या ये सही है कि गलत? गलत है सर। गलत है, तो ए सही है और आर गलत है, तो सी हो गया। सामने एक और बताओ, देखो दोनों गलत निकले आपके। सर आप टेस्ट करिए। सर मेटल नॉन मेटल। हाँ सर। सर ह्यूमन आई के थोड़े से होता है। Assertion and reasoning, metal and non मैंने metal। बता रहा है कि आई जूस कैसे भी एक मिनट, पक्का सर कल से मैथ कराएगा। कल से मैथ करेंगे। सर अरे मैं तो ब्लॉक कर दूँ। मेंबरशिप लिए। चलिए इसका सावधानी से आंसर दीजिएगा। सर हाइड्रोजन गैस एक मिनट, रिलीज मत करो आंसर। सर उसका सिंपल है। एक मिनट, सर नहीं पता तो शाहिद आप बताओ। हैं? सही है सर। सही बोल रहे सही हैं। बोला। सी सही है सर। सी तो मनीषा से करो। हाँ सी है सर, सी है सर ए है। सी है भाई सी है। एक मिनट, सर ए हाइड्रोजन गैस। मैंने बोल दिया सी है तो सी है। ये होगा ना, क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दो ऐसी चीजें मैग्नीज और एमएन जिसमें हाइड्रोजन रिलीज होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ के साथ जो हाइड्रोजन रिलीज होती है वो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। नाइट्रिक एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि निकलने वाले हाइड्रोजन को बोलता है ओ लेके जाओ। HNO3, 3 O है, तो नाइट्रिक एसिड किसमें होता है? HNO3 ना, नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि सिर्फ 2 से हार जाता है, 2 को कहता है ठीक है H2 ही निकल जाओ। सर, सब दो लोग तो में- H2 निकालते हैं, सारे एसिड H2 ही निकालते हैं ना, जैसे जिंक प्लस HCl से H2 नहीं निकलता, निकलता है सर। ZnCl2। लेकिन नाइट्रिक एसिड में H2 नहीं निकलता, क्या निकलता है? H2O। तो अनीसा कह रही A होना चाहिए। अब 2 लोग अलग अलग बता रहे हैं, जैसे कि शाहिद ने C बताया, C बताया ना, सर मैं और ये A बता रहे हैं। अब मैं चेक करूं तो पता चले। सर ये होगा। चलिए, A। सही है। तो ये सही हो गया। अब शाहिद आप कंटिन्यू करिए।
ना सेकंड का बताओ। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब समझते हो कि बता दें? चल, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब है कि जैसे कोई भी ये NaCl है और NaCl ये प्लस और ये माइनस, अगर मैं यहाँ पर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड ले लूं, ये देखो, तो Na कहाँ चला जाएगा? बोलो, क्या Na यहाँ चला जाएगा? यस सर। अच्छा, Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम मेटल बना दिया, क्या इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? सर रिडक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है, तुम माइनस को लोगे तो रिड्यूस ही होगे, माइनस में तो घाटा ही होता है। तो अब सोडियम ने यहाँ प्योरीफाई हो गया, जमा हो गया, तो क्या यही इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है? जब आप इलेक्ट्रोड पे पा लो तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है। तो अब जरा देखो, अब आप आंसर बताओ, मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, अब आप बताओ। बोलो क्या करें? ये बोल रहे हो सर, ये बोल रहे चेक करते हैं। बी, यानी ये सही है कि मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। बताओ कैटायन कहाँ जाएगा? क्या कैटायन जहाँ जाए उसे कैथोड कहते हैं? यस सर। तो मेटल तो कैटायन कैथोड पर ही जाएगा, ये सही बात है। तो अब ये कह रहा है हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। दो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए कि सर समझ नहीं आया। अभी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दूसरी चीजें हैं कि एल्यूमिनियम है या जो दूसरे जिंक ले लो, तो जिंक ऑक्साइड है और उसको कार्बन के साथ कर लिया, कोक डाल दो कार्बन, तो कार्बन डालने पे क्या जिंक और प्लस CO बन जाएगा? ये जिंक ऐसा मेटल है हाईली रिएक्टिव नहीं है, पानी में डालने पे आग लग जाती क्या? ये मीडियम रिएक्टिविटी वाला है। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल को तुम ये डाल के या दूसरा डाल के ले सकते हो, कुछ ना करो, चलो Na डाल दो, तो Na कहेगा अरे तुम ऑक्सीजन कैसे लिए हो, मैं कंबाइंड स्टेट में रहूंगा, तुम निकल जाओ। बोलो, नहीं बोलेगा? तो बोलो लो रिएक्टिव मेटल का आपने कैसे ऑब्टेन किया, मेटलर्जी कैसे की? क्या दूसरे हाईली रिएक्टिव मेटल को डाल के कर ली? यस सर। अब हाईली रिएक्टिव रखोगे तब किसे डालोगे? तब तो किसी को नहीं डाल पाओगे ना। अब यहाँ क्या डालोगे? क्या सोडियम से भी सुपीरियर लोगे? अब सोडियम से सुपीरियर लोगे, लिथियम 10 ग्राम 400 रुपए का आता है, तुम्हारी दुकान का भट्टा बैठ जाए। समझ आई बात? कैसे मेटलर्जी करोगे? और लोगों को सोडियम बांटोगे, सोडियम तो 100 रुपए में 500 ग्राम मिलता है, लिथियम तो 10 ग्राम 500 रुपए का आता है, तो उससे सुपीरियर चीज डालोगे, वो उससे कॉस्टली लोगे और 100 रुपए में बेचोगे? नहीं कर सकते ना। तो आप समझ गए बात को कि जो हाईली रिएक्टिव है उससे हाईली रिएक्टिव कहाँ से लाओ? सर तो कैल्शियम डाल तो डिस्प्लेस करिए। कैल्शियम से होगा ही नहीं भाई। कैल्शियम लिखवा सर ना। अब ये सर ना का उससे नीचे है, कैल्शियम उसके नीचे है कि नहीं? तो पोटेशियम डाल दो। अच्छा, अब शाहिद ने बताया है कि इसका आंसर क्या? पहले बात ये देखो, क्या दोनों सही है? हाईली रिएक्टिव मेटल रिडक्शन से पाया जाता है और इट इज द ओनली मेथड अवेलेबल टू एस। ये हमारे पास क्यों अवेलेबल है? क्योंकि नो लोअर मेटल कैन उसको रिड्यूस कर ही नहीं सकता। लोअर मेटल की इतनी हिम्मत है, सोडियम से कहेगा लो मुझसे इलेक्ट्रॉन और जाओ वहां पे, इतनी हिम्मत है लोअर मेटल की। मान लो इलेक्ट्रोड ना रखो, यहाँ पे दोनों को घोल लो, Na2 को क्रश कर लो और साथ में कार्बन डाल दो और नीचे आग लगा दो, तो क्या कार्बन की हिम्मत है? सोडियम से बोलेगा मुझसे इलेक्ट्रॉन लो, करवा पाएगा? ये एल्यूमिनियम तो उसको कहेगा। ये Na2O है, Na2O शान से घूमेगा, Na प्लस बन के घूमेगा, वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? एल्यूमिनियम से लेगा। लिथियम आ जाए तो बात हो, क्योंकि लिक्बा में Li सबसे ऊपर, पोटेशियम दे सकते हैं। लेकिन ये सब बहुत महंगे हैं। लिथियम हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास सोडियम और सब कुछ है। सोडियम हमने दिखाया आपको या नहीं दिखाया? चलो, लिथियम बैटरीज में भी डलता है, बढ़ता, वो बहुत कॉस्टली बैटरीज है। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि इसलिए हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल बचता है? वी आर अवेलेबल कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, सबसे सस्ता मेथड है। बिजली है, यहीं से लगा दो, अभी घंटे भर में 1 किलो सोडियम तैयार हो जाए, नमक पानी डाल के, नमक, या फिर 1420 डिग्री पर सिर्फ उसको मेल्ट कर दो, Na सीधा मिल जाए। अब ब्राइन से तो नहीं मिलेगा, ब्राइन में तो क्लोर एल्कली मिलता है, एक में H2 एक में Cl2, Na कहाँ मिला? तो आपको क्या करना है? सोडियम पाना है, क्या उसके NaCl को मेल्ट करना पड़ेगा, तभी तो पा पाओगे। ब्राइन से तो नहीं मिलेगा ना। H2 Cl2 और NaOH, Na मिलाते हैं?
अब जरा देखो, एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब दो रॉड डाल दी, दो नेल डाल दी या दो स्केल लटका दो, स्टील वाले होते हैं, और एक स्केल में आपको गुच्छा गुच्छा सोडियम मिल जाएगा, छील के निकाल दो, 1 घंटे में हो जाएगा ये। और यहाँ पे ना लगाना डीसी, इसमें तो 50 बार प्लस और 50 बार माइनस होगा, जब तक सोडियम वहाँ जाएगा कहेगा अरे वहाँ माइनस हो गया, वहाँ चलो, अब वहाँ ये तो 50 बार प्लस माइनस हो रहा है। ऐसा सप्लाई लाइन लगाना जो बैटरी हो, तो बैटरी में प्लस प्लस रहता है, ये अल्टरनेटिंग करंट है ना, प्लस माइनस 1 घंटे 1 सेकंड में 50 बार प्लस और 50 बार माइनस से होती रहे। ये नहीं लगा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ये अडाप्टर लगाओ, अडाप्टर फिर एक तरफ प्लस कर देता है, जैसे मोबाइल का अडाप्टर लगाते हो, अडाप्टर लगा दोगे तो डीसी बदल देगा, तो वो अलग अलग देता है, और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन सस्ता हुआ कि नहीं, लिथियम से तो सस्ता ही हुआ, और लिथियम से करोगे तो 300 रुपये का 10 ग्राम मिल रहा है, नहीं तो पता कर लो इमेजिन। तो उसके लिए एनोड और कैथोड भी बड़े बड़े चाहिए। नहीं क्या, बस वो एक स्केल डालो, उसमें 2 किलो 3 किलो खूब लटक जाए, ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, सर कॉपर और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन क्या होगा? गिनने से लटकाएगा, बैटरी का तो 1 किलो सोडियम आएगा। गिनती में ऐसे न्यूटन का मिला, लेकिन बाद में कुछ करूँगा। सर कॉपर और नाइट्रिक एसिड अभी 100 से सोडियम मिलेगा, कैसे मिलेगा ये तो? ये तो गोल्ड निकालेगा, गोल्ड इज ओके। हाँ शायद एक और बताओ। बताओ 1 मिनट। ये लग रहा है आपको, एलॉय हेट्रोजीनियस है, 9th में पढ़ा नहीं है कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस नहीं होते हैं, प्रॉपर्ली मेल्ट करके कूल कर लिया जाता है, तो ये झूठ है। और सी होगा। ब्रॉन्ज तो क्या है, कॉपर और टिन, और ब्रास क्या है, ब्रास कॉपर और ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक। हाँ कॉपर और जिंक, क्योंकि ये तो मेडिवियल पीरियड और प्री मेडिवियल पीरियड से चला रहा है ना, इस तो कॉपर तो शुरू से ही निकाला जाता था, कॉपर के सारे बर्तन में सब कुछ नहीं मिले, इस तरीके से कॉपर, ये कॉपर और जिंक को मिला दिया तो क्या बना, नहीं ऐसे ना करो, गुप्ता कोचिंग में चलेगा, ठीक है। अब कह दो मैं गर्दन की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। तो ये बात समझ आई कि जिंक क्या है, कॉपर प्लस ये ब्रास क्या है बताइए, कॉपर और कॉपर प्लस जिंक। ब्रास कॉपर और जिंक, ऐसे होता नहीं कि मैंने तो ब्रास का बता दिया तो उछल हुआ मैंने तो ब्रास बता दिया कॉपर और जिंक होता है, ऐसा नहीं करने की आंसर बता दिए तो उछलने लगे। तो वो कहते हैं नवे सो भारी होए, जो भारी पल्ला होता है वो झुका हुआ रहता है, उसी में तुम्हारी शान है, तुम सबसे तेज हो क्लास में। सर ब्रॉन्ज का क्या है? ब्रॉन्ज का ब्रॉन्ज का कॉपर प्लस टिन, और सर स्टील का स्टील कॉपर प्लस कार्बन, और अगर मान लो एक होता है स्टेनलेस बनाना है तो निकल और क्रोमियम भी थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा, और स्टील बनाना है, स्टील के ये सब हैं जो ये बन रहे हैं ना, एक सॉफ्ट आयरन होता है और एक कैसा होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन को स्टील बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा कार्बन कॉपर डाल रहे हैं तो सर स्टील के 2 तरह के होते हैं क्या? Fe+, तो ये स्टील है, ये स्टील है जिससे आपकी मशीनें बनती हैं वो स्टील है, और जिससे ग्लास बनता है वो क्या है, स्टेनलेस स्टील। 2 अलग अलग चीज़ है ना, एक सेल है, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो क्या होता है, ये कपूरथला का कारखाना है जिसमें रेल के डिब्बे बनते हैं, वो भी तो स्टील है, स्टील से क्या रेल के डिब्बे बनते हैं, उसमें आयरन में सिर्फ कार्बन मिलाया जाता है, जो ग्लास है उसमें निकिल और क्रोमियम भी मिलाया जाएगा, उसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील, उसमें कभी दाग नहीं पड़ेगा, उसमें कभी जंग नहीं, उसको नहीं हिलाओ। अच्छा इसमें क्या चीज़ होती है, समझ आई बात की नहीं, बहुत केयर करनी पड़ती है, आधी मेहनत लग जाती है सीजन को संभालने। मैं बोल रहा गुप्ता कोचिंग का नंबर ही क्या कहते हैं कि जो हीरा होता है उसको जतन से रखना पड़ता है, वो इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा, कोई चुरा के ले जाएगा, तो सीजन को बहुत जतन से रखना पड़ता है हमको, ठीक है, नहीं तो ये तो रेड ईयरिंग में ले जाए क्लास में। क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं ये सब इसको पता है, तो ये आया है मिलने तुम लोगों से, इसमें
जस्ट चलिए एक ये हो गया। अब आप बताइए आयुष, 3 क्वेश्चन। ए होगा सर, ए होगा। जिंक ऑक्साइड इज एटमॉस्फेरिक इन नेचर एंड एम्फोटेरिक इन नेचर एंड जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ये बता रहे हो, ये बात तो सही है क्योंकि दोनों से रिएक्ट कर रहा है। तो ZnO और सर प्लस HCl भी एम्फोटेरिक होता है। और प्लस NaOH, तो क्या क्या बनाएगा बोलो? ZnCl प्लस H2 और यहाँ पे क्या बनेगा? क्या है Na, सर O कहाँ जाएगा? ये चीज है। और ZnO वो यहाँ पर क्या है? जिंक ऑक्साइड है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पर ये क्या है? क्या ये एसिड है? तो एसिड के साथ ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। यस सर। और ये सोडियम जिंकेट, और ये क्या बना? कितने हो आ गए? क्या 2 और फिर H2O बना। तो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी जब बेस के साथ है तो क्या एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, और एसिड के साथ है तो बेस की तरह। सो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये आपने सही बताया, पहला आंसर। सेकंड का आंसर बताओ। इसका सी होगा। सी, ओके। मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। MgCl2 आयनिक कंपाउंड है। मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच ज्यादातर आयनिक कंपाउंड ही बनते हैं, क्योंकि मेटल HCl में तो नहीं ट्रांसफर हो रहा है ना, दोनों नॉन मेटल है तो। और NaCl में हो रहा है क्या? ये ले रहा है, ये ले रहा है। यहाँ तो प्लस माइनस नहीं लगाते हो ना, ये मॉलिक्यूलर है। जबकि NaCl पानी में टूट जाएगा, HCl भी टूट जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मेटल और नॉन मेटल में ज्यादातर क्या होते हैं, जैसे CCl4, तो CCl4 टूटेगा क्या? नो सर। नॉन मेटल के बीच कोवैलेंसी होती है, साझेदारी होती है। तो अब इसका क्या रीजन बताया? क्या ऑप्शन है? सी लग रहा है। सी लग रहा सर ए लग रहा है। है। सी है। देखो तीनों सही बता दोगे, एक सही बता चुके हो, 2 और बता दोगे, एक पेन दे दे। सर कह रहा बोलो। नहीं थे। अभी तो आपका आ ही नहीं वाली ना। सर वो नहीं चाहिए सर। नहीं हाँ, दूसरा बताओ। ज़्यादा पेन आ गया। 1 मिनट। बी। ये मैंने गलत बता दिया। अभी ठीक है, अभी श्रेयान की बारी है। मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, ये बात है। और मेटल एंड नॉन मेटल, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड में भी, अभी हमने हिंट दे दिया आपको, मेटल और नॉन मेटल में कैसी रिएक्शन होती है? क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से होती है, और यही आयनिक कंपाउंड है। तो वो रीजन भी दे रहा है आपको कि मेटल और नॉन मेटल में म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सर म्यूचुअल थोड़ी होता है, नॉन मेटल देता है नॉन। हाँ तो म्यूचुअल है ना, हमने दिया तुमने लिया, तो क्या म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं है? और कुणाल क्या करेगा बीच में? भाई हमने पैसा दिया आपको 10 रुपए और आपने लिया, वो कुछ कर पाएगा क्या? No, sir. इट इज म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल का मतलब आपस में लेन देन, तीसरा नहीं कर पा रहा है ना, Okay. तो इट इज म्यूचुअल ट्रांसफर। और 1 to all है, जैसे मीडिया, ये म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं है, ये 1 to all है। समझ में आई बात की नहीं? और ऑल टू 1 कि सारे लोग PM को खत लिखें, तो वो ऑल टू 1 है, और 1 to all। समझ में आई बात की नहीं? Okay. तो लेकिन म्यूचुअल में 1-2 होता है। तो ये सेकंड आंसर हो गया। अबे और आयुष बताइए। ये बता देता ठीक है। ध्यान नहीं दे रहे थे। श्रेयान की बारी है, श्रेयान के लिए लिया होगा। सर इस क्वेश्चन क्या देखना है? आप बता दें। 1 मिनट। हाँ डाउट हम आपको बता। हाँ बोलो। सी होगा। सही है। Zinc can easily displace copper on reacting with a solution of copper sulfate। चेक कर लें। सर सही है। और कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल, ये बिल्कुल सही। कॉपर तो मोर रिएक्टिव नहीं है ना। सर इसको अब श्रेयान से 3 श्याम की और चांस को हाँ। चाहिए। 3 बता दो। खैर ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता दो, हम आगे बढ़ जाएंगे। अगले 3 है आपके, फिर भी देखो। कैल्सिनेशन समझते हो? इन एब्सेंस ऑफ एयर। इन एब्सेंस ऑफ एयर किसी को गर्म करो, वो कैल्सिनेशन है। और रोस्टिंग हवा में, जैसे ब्रेड रोस्ट करते हो, तो हवा में किसी चीज को रोस्ट करो कि तो उसे मीट रोस्ट हो रहा है, तो क्या एयर में होता है, नीचे से हवा फेंकी जाती है। अब बोलो। सर गोरिल्ला जो है 1 मिनट। हाँ। सर बी लग रहा है। सर ए लग रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं, अभी मैं समझा भी दूंगा। कोई बात नहीं।
पहली बात देखो, ये जानकारी के लिए बता देते हैं। असर्शन क्या है? जिंक कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो क्या होगा? क्या ZnO और प्लस CO2 बनेगा, और इसी ZnO में क्या कोक डाल दोगे तो Zn प्लस CO बन जाएगा। कार्बन का प्योर फॉर्म जो होता है कोक, जैसे हमने कार्बन बहुत बार दिखाया, वो कोक ही है, प्योरेस्ट फॉर्म है। वरना कोयला तो 10 रुपए किलो मिलता है, वो हमको 300 रुपए का मिलता है। जो दिखाए ना, नहीं दिखाया था? नो सर, दिखाओ। ये एक्टिवेटेड चारकोल, ये भी बहुत महंगा है, ये भी वही है, कार्बन का ही पार्ट, कितना बड़ा है। और ये भी जो है इट इज प्योरेस्ट फॉर्म, आप इसी को देखो, एक्टिवेटेड चारकोल है। अगर इसको हाथ में भी ले लिया जाए, कोयला ही है, तो हाथ बिल्कुल हीट अप हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हीट रिलीज करेगा, और हाथ में ये क्या होगा कि जो हीट रिलीज करेगा वो हाथ में लगेगी। इसीलिए कहते हैं पाल में तो आम नहीं पका है। जब आप लोग आम खरीदने जाते हो, कहते हो ये पेड़ का पका है कि पाल का, तो कहता नहीं सर ये तो हमने पेड़ का पका दिया, क्योंकि इसमें अगर आम रख दोगे तो जो हीट निकलेगी क्या उससे भी आम पक जाएगा। हाँ सर, कार्बाइड। तो वो कहते हैं ये कार्बाइड। सो ये जो है एक्टिवेटेड कार्बन ही कार्बाइड बना देता है, फिर वो सर, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर तो पेड़ से पके पाल से इसमें फिर क्या वो कहते नहीं है कि जो अपने नेचुरल समय में प्री मैच्योर किसी चीज में जो राइपनिंग है उसमें वो मजा नहीं है किसी भी फ्रूट में, तो उसको जो समय से पकना चाहिए, है ना, सहज पके सो मीठा हो, यही बात कही जाती है। अब आगे देखिए, तो अब अगले 3 क्वेश्चन श्रेयांक के लिए हैं। 8 बताओ। चेक कर लेते हैं, ये सही है, यानी पहला आपका सक्सेसफुल रहा है। सर रीजन समझाना है। रीजन समझ लेते हैं। अगर मान लो जिंक है, जिंक बिकम्स डल इन मॉइस्ट एयर, अगर एयर में रखो तो इससे रिएक्ट करेगा क्या? चेक करो, मॉइस्ट एयर में ये भी है, ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है, और इससे रिएक्ट करके ये जिंक कार्बोनेट बना लेगा। और जिंक कार्बोनेट का बेसिक होता है, किसी का भी मेटल कार्बोनेट तो बेसिक ही है। चाहे कौन से कलर में होगा? हैं? जिंक कार्बोनेट कौन से कलर में? जिंक कार्बोनेट, जिंक का कोई भी साल्ट सब व्हाइट रखे हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, जितने भी दिख रहे हैं सब व्हाइट हैं। ठीक है, चाहे कौन रखा भी हो जिंक कार्बोनेट। सर थिन फिल्म मतलब? एक आपने सही बता दिया। सर थिन फिल्म मतलब क्या? थिन फिल्म। थिन फिल्म में यानी कि जिंक के ऊपर एक कार्बोनेट की लेयर आ जाएगी, पतली लेयर। कोटिंग। अब अगला देखिए, 9। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो फिर वो क्वेश्चन ऑब्सोलीट हो जाएगा। आप बताओ, वो फिर वैल्यूज नहीं सही है सर एक बताओ। सर बी है, बी बी। सर वो भी है सर, चलो कोई बात नहीं, बी देख लो। डी है सर, डी है, यानी ये कह रहा है कि MgCl, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि MgCl2 लिखना चाहिए। सर वो प्रिंटिंग मिस्टेक मान के हम करते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक चलो मान के करते हैं, फिर MgCl2 लेके चलते हैं। तो ये कह रहा है MgCl2 इज कोवेलेंट कंपाउंड। पहली बात तो ये गलत है। MgCl2 कैसा है? Ionic। मेटल और नॉन मेटल का भी देखा कि नहीं? Yes, sir, MgCl2 पिछला ionic। क्वेश्चन, तो वो आयनिक कंपाउंड है। एक गलत हो गया, एक ही गलत होने से मैं तुरंत डी पे पहुंच जाऊं, फिर तो कुछ सोचना नहीं है ना। वो कोवेलेंट है ही नहीं, मेटल नॉन मेटल का कोई भी कंपाउंड का कोवेलेंट है। नो सर। तो एक और क्वेश्चन बताओ। 10। layer of zinc. So बोलो, सी लग रहा है आपको, तो सर इसमें सी बता सर, सी है सर, क्या बताया? सी है, इसमें भी बोला था सी है। तो ये एनोडाइजिंग होता क्या है? ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड इसमें ये नहीं होता है विद लेयर ऑफ जिंक। ये किसकी लेयर है? कार्बनाइजेशन भी दिया सर, रस्टिंग होगा ना। कोरोना। रीजन में देखो, कार्बनाइजेशन है। एनोडाइजिंग इज ए मेथड टू प्रिवेंट। एनोडाइजिंग ये किसी भी चीज पर है, आप वो हमने आपको बताया था एल्यूमिनियम पे अलग अलग कलर की कोटिंग आ जाती है, वही बोतल है। ये ज्यादातर ये एनोडाइज्ड है, सभी एनोडाइज्ड है, सबकी बोलते हैं। तो एनोडाइज्ड का मतलब इस पे एक ऑक्साइड की लेयर है, वो प्रोटेक्टिव लेयर है। और दूसरा क्या है, ये कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक नहीं है।
किसी के ऊपर Oxide. और Fe पर तो वो की लेयर कर दोगे तो भी वो प्रोटेक्टिव नहीं है। Mold ये reaction. किस में प्रोटेक्टिव है? ये मान लीजिए एल्यूमिनियम में एनोडाइजिंग की जाती है क्योंकि उसकी लेयर प्रोटेक्टिव है। जिंक ऑक्साइड की भी प्रोटेक्टिव नहीं है। जिंक ऑक्साइड का क्या भरोसा, ये CO2 लेके ZnCO3 बना दे, तो जिंक के एनोडाइजिंग करोगे क्या? No. किसकी करोगे? एल्यूमिनियम की, क्योंकि Al2O3 जो एल्यूमिना है क्या वो प्रोटेक्टिव है? Yes. बात समझ में आ गई? नाउ अब 3 क्वेश्चन संपत से पूछते हैं एंड उसके बाद अगर समय बचेगा तो 3 क्वेश्चन का चांस मैं तो आपको पहले से ही मिलेगा। बोल दिया। फिर भी आपको एक चांस देंगे अगर पेन ले जाना है तो पहले संपत नहीं, में। नहीं, चलो 11 बताओ। The reaction of एक मिनट। हाँ, बोलिए। सी बोल रहे हो? अच्छा 11th में सी बोला, लेट अस चेक इट। अच्छा चल रहे रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट इन कंपेयर टू दैट इज, ठीक है। अब देखो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट इन कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन क्या लेस वायलेंट है? सोडियम की तो वाटर से बड़ी वायलेंट है, आग लग जाती है, लेकिन कैल्शियम में लगेगी आग नहीं, तो ये सही बात है। और सेकंड देखो हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, किसके केस में कह रहा है? यानी ये सही है क्योंकि सोडियम के केस में जो हीट निकलती है क्या वो हाइड्रोजन को जला देती है, बस यार इसमें और कैल्शियम के केस में इतनी नहीं निकलती है उसे जला पाए, तो वो सही आंसर दे भी रहा है, लेस वायलेंट है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हुआ? नहीं ऐसा नहीं, सर गलत बताओ। सर गैल्वेनाइजेशन में किसकी प्लेटिंग होती है? हम बाइजू से पूछ लेंगे 3 क्वेश्चन तो। चलो बताओ। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग होती है और एनोडाइजिंग में ऑक्साइड की कोटिंग होती है, उसको एनोड पे रखते हैं तो कैटायन जाएगा। मतलब ये एनोडाइजिंग में क्या होता है कि हम उस मेटल को एनोड पे टांग देते हैं और ये चीज है, ठीक है। हां बी चेक कर ले पहले। सी, अब सी है यानी CNN डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड Cl एंड डाइल्यूटेड CNN बोल रहा है नाइट्रोजन, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। C और N का क्या मतलब है? सर कार्बन और नाइट्रोजन, नॉन मैटर। डू नॉट, ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। CNN सर इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है। C और N कुछ ऐसे नहीं, N भी नहीं है। नाइट्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। हाँ सर, सही तो और मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट, और क्या मेटल डू नॉट रिएक्ट विद Cl एंड डाइल्यूट, मेटल तो रिएक्ट करते ही सर, हैं, non-metal यानी नहीं। रीजन तो गलत हो ही गया। अच्छा रीजन अगर गलत है तो भी आंसर आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि C है। गलत दिया हुआ है इसमें। बात समझ आएगी नहीं? जैसे रीजन गलत है तो आप C लिख सकते हो, 2 आंसर तो आपको फ्री में मिल जाते हैं, 2 ऑप्शन इसमें C और D अगर इसमें। और C और N की जगह हमें ऐसा लिखना चाहिए जैसे गोल्ड है ना, कार्बन और नाइट्रोजन भी तो नहीं करते थे आप। हाँ सर, ऐसे तो एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती है, Cl रखोगे तो वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। C और N लिखने का कोई मतलब नहीं, होना क्या चाहिए कि गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके एक क्वेश्चन और बताओ, इसमें C कह रहा है ये कुछ मिसप्रिंट है, एक बताओ। कॉपर डिस्प्लेसेस नहीं 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, बोलो। ए सही है। कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर, कॉपर तो डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अच्छा बताया तो यार। next मैं बताता हूँ। हाँ अब 3 आप बता दो। सब इसका डी होगा। डी होगा। चलिए 14 का देख लें। 14 में इन्होंने बताया डी, यानी रीजन सही बताएं, एक तो आपका सही निकल गया। 15 देखो जो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो बेस की तरह, बेस के साथ एसिड तो ये नहीं दिखा है हमको सही। सर Al2O3 अच्छा 15 देखो, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, Al2O3 और Zn। सर ये होगा। सही है। ये ये 2 सही निकल गए, अब एक और।
अब ये बताओ। अभी भी टाइम में 3 है, मनीषा से सर हमेशा मिक्स्ड आयरन यूज करते हैं? हैं। सर हम हमेशा मिक्स्ड आयरन यूज करते हैं। हाँ आयरन है, वो जो सॉफ्ट आयरन है वो नेल है, बस नेल सॉफ्ट आयरन है, इसके अलावा। और जो तार होते हैं वो किसी काम में नहीं। नेल मुड़ जाती कि नहीं, और हैमर टूट जाता है कि नहीं, बोलो। दोनों में फर्क है। ये अच्छी बात है, तीनों बता दिए। नाउ नेक्स्ट बताइए 17। गोल्ड सही है। 17 का इन्होंने T बताया। गोल्ड सर मुझसे पूछो। सर अब मेरी बात। सर कुछ नहीं मिलेगा। है गोल्ड नॉर्मल मेटल। गोल्ड occurs in native set and gold is a reactive metal। सर रीजन तो गलत है ही। तो रीजन सर, गलत मेरी है, बात। तो डी कैसे बोल दिया? सर अब मेरी बारी। सर कुणाल से सर इसका हाँ, इसका गलत है, यस की बात, या फिर इनको चांस नहीं दिया। अब यस बताना चाह रहे हैं, इनको चांस दे दे रहे हैं। सर इसका डी होगा। चेक करते हैं डी। तो 18 का आपने एक आंसर सही बता दिया है। एक मिनट, पेन नहीं लाया आज। 19 बताओ। मैं तो कुछ नहीं लाया। एक मिनट, सर ए। पेन नहीं लाया चाहिए। एक और बताओ। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन। सर सी होगा। गलत सर, बी ये गड़बड़ी कर बी है भाई। देखो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये तो सही है, मेटल ऑक्साइड तो बेसिक होते ही हैं। सी पे क्यों पहुंच अच्छा गए? सर नॉन मेटल। अभी एक और एक बार जाके दो। कुणाल से सर एक बार देखना वापस से बता बस दो। हम आपसे पूछ लेंगे, 3 उतने में हो जाएगा, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बता दो 3। पहले के लिए एक मिनट, जहाँ गलत बताओगे वहाँ हट जाएंगे। पहले भी गलत। लुक जैसा डी। बोलो। सही है सर। डी एक सही है। 21 आपने सही बता दिया। चलो अगला। इजी है, सही है, देखो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, यानी होता क्या है, कैल्शियम Floating तो करता है सर। हाइड्रोजन बबल्स। यानी चूना ऊपर तैरने लगता है ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस उसी के ऊपर चिपक जाते हाँ हैं। सर। तो मुझसे वापस तीन पूछ रहे समझ में आई बात समझ आ गई। अभी कल 9 बजे क्लास रखें क्या? हाँ सर। मॉर्निंग की एक तो 9 बजे रख ही लेते हैं, और मैथ्स का कर लें। यस सर। मैथ्स के असर्शन एंड रीजनिंग करते सर हैं। मैथ्स सर मैथ में आते हैं, वैसे नहीं आते। नहीं आते? केस स्टडी है सर बहुत सारे। मैथ में नहीं आते क्या? नहीं सर मैथ में तो नहीं आएगा। अच्छा तो एसएसटी में कर लें। सर कॉम्पिटेंसी बेस करवाइए सर। SST सर इंग्लिश का बोल रहे हैं। सर इंग्लिश करा दीजिए सर। इंग्लिश सर, सर इंग्लिश का एड्रेस दे दें और उसके इंग्लिश सर मैथ का है मेरा सर। सर एसएसटी की करवाते हैं सर। सर इंग्लिश सर उसके हार्ड अरे भाई इंग्लिश यार 9 बजे कल क्लास सर इंग्लिश में मार्क्स कम हो जाते हैं। इंग्लिश का भी करा एक देंगे। क्लास एसएसटी। एक एसएसटी की कर लो, एक इंग्लिश की कर लो। शाम वाले इंग्लिश की। क्या हमारा चार हाँ नहीं हाल में वो करके आते हैं अच्छा 40 इसमें 39 आपके मैथ में आ गए, और 37 एसएसटी में, और इंग्लिश में कितने?
नहीं वो 32 में लिखनी चाहिए इसका मतलब कुछ मार्क्स ज़्यादा मार्क्स हिंदी में सर ये तकलीफ क्यों होता कि वो तो मेरे पता ही नहीं है। इसमें सर वो बता। मैं मान मैं बोलूँ बता अरे तुम्हारों से करा देंगे पर परीक्षा आपका ठीक है पर परीक्षा तो हम अच्छा करा देंगे केस स्टडी समझाना सर ये सर आयुष की क्लास में सेकंड रैंक बन रही है शायद, सेकंड या आयुष की? यस सर वो तुषार और एक धर्मेंद्र है, वो आगे, बाकी सर इसकी बन रही है। धर्मेंद्र तो पीछे है तो कौन है आगे? तुषार है, एक तो ही है आगे। कौन सा सेक्शन है तो सी में ज़्यादा नॉलेज सर है पहले इसकी थोड़ी नीचे थी, लेकिन हम सेकंड थर्ड बन गए, थर्ड फोर्थ बन गए। सर परवीन की भी ऊपर हो गई। बट मेरी तो 18 है